नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो नित्य आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है दीपक जगानी। इन्होंने पूछा है कि कुंभ लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में 0 डिग्री के शनि हो तो क्या नीलम धारण कर सकते हैं। देखिए, कुंभ लग्न की कुंडली में लग्नेश तो ये हैं ही, और देखा जाए तो व्ययेश भी है। अब सवाल उठता है कि जो ग्रह लग्नेश हो उससे व्ययेश का यहां दोष नहीं होगा, परंतु व्ययेश होकर के धन भाव में बैठे हैं, व्ययेश होकर के धन भाव में बैठे हैं। तो प्लस पॉइंट यह है कि ज्यादातर जो धन होगा जातक अपने भौतिक सुखों पर ही खर्च करेगा, परंतु ये 0 डिग्री पर है। इनको बल देंगे तो आपके आत्मविश्वास को, आपके व्यक्तित्व को बल मिलेगा, तो व्यय भाव को भी बल मिलेगा। आप दे सकते हैं, परंतु गुरु के साथ तात्कालिक मित्रता शनि की अवश्य देखिए। अगर गुरु के साथ शनि की तात्कालिक मित्रता बन रही है तो 100% पहनिए। हाँ, नीलम धारण करने से व्यय थोड़ा बढ़ जाएगा, निसंदेह आपके भौतिक सुखों पर ही बढ़ेगा, परंतु बढ़ जाएगा। पहन सकते हैं, तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए। नंद किशोर पनवार, इन्होंने पूछा है मेष लग्न और 12वें घर में शनि है तो क्या यह मारकेश होगा। आपने कहा था दूसरा और 7वां घर मारक होता है, मेष लग्न और 12वें घर में शनि है। नहीं, घर में बैठने से ये मारक नहीं हो जाएंगे। 12वें भाव में होने भर मात्र से, वैसे तो शनि 12वें भाव में कारक होते हैं, 12वें भाव में होने से ये मारक नहीं बनेंगे। एक दूसरा, इस लग्न में यानी मेष लग्न में शनिदेव अकारक है। कारण है तो ये दशमेश और लाभेश, परंतु इनकी मूल त्रिकोण राशि लाभ भाव में होती है, और 6वें से 6वां जन्म कुंडली का जो 6ठम भाव है रोग रिपुण, उससे 6वां लाभ भाव होने के कारण यह भाव अकारक बन जाता है। फलस्वरूप इस लग्न में शनिदेव अकारक है, मारक नहीं। अब मारक 12वें भाव में होने से तो बन ही नहीं सकते, वैसे भी 12वें भाव में वो कारक होते हैं। संगीता द्विवेदी ने पूछा है कि वृषभ लग्न की कुंडली में 11वें भाव में गुरु अगर अपने घर में अकेले हैं और उन पर शनिदेव की दृष्टि है, राहु की पंचम दृष्टि है, तो कैसा फल होगा। क्या लाभ भाव पीड़ित माना जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका है ये, और इस प्रश्न से बहुत कुछ समझने को मिलेगा। जरा गौर करिए, यहाँ कई सारे सूत्र एक साथ लागू हो रहे हैं और सूत्रों को समझना होगा। लाभ भाव में देव गुरु बृहस्पति भाव नाश करते हैं, अकेले हों तो भाव नाश करते हैं। ज्योतिष शास्त्र का पहला तर्क है कि यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा, जो भाव अपने स्वामी से दृष्ट अथवा युक्त हो तस्य भाव से वृद्धि ही, उस भाव की वृद्धि हो जाती है। अब देव गुरु बृहस्पति यहां लाभ भाव में बैठकर स्वगृही होकर भाव वृद्धि करेंगे, या भाव कारक होने के कारण ये भावनाश की स्थिति उत्पन्न करेंगे। अच्छा, भावनाश की स्थिति क्यों होती है ये मैंने आप लोगों को बताया कि हमेशा भावनाश की स्थिति नहीं होती। कारण ये होता है कि जब कारक भाव अपने ही घर में बैठा हो और उस पर किसी भी तरह से पापग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसा कि यहां पड़ रहा है, शनि और राहु दोनों विच्छेदात्मक दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस अवस्था में भाव, भावपति और भावकारक तीनों एक साथ ही आ जाते हैं। फलस्वरूप इस अवस्था में कारक ग्रह भावनाश कर देता है। अब यहां प्रश्न खड़ा होता है कि देव गुरु बृहस्पति कैसी स्थिति लाएंगे। देखिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि धनागमन में समस्या तो आएगी ही आएगी, लेकिन चूंकि देव गुरु बृहस्पति स्वगृही हैं, अतः विलंब से, दिक्कत से, परेशानी से, जो बेहद आसान था, यहां पर एक तरह से लाभेश का लाभ भाव में होना महाधनी योग के समान फल देता, उसमें बेहद कमी आ जाएगी शनि और राहु की दृष्टि होने के कारण। और वृषभ लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति का कारक न होना डिस्टर्ब करेगा। फिर एक और सूत्र यहां खड़ा होता है, इसलिए मैंने कहा यहां कई सूत्र खड़े हो रहे हैं कि वृषभ और तुला लग्न की कुंडली में शनिदेव की जो दृष्टि है वो सर्वाधिक कारक मानी गई है, राजयोग प्रदायक। तो क्या वो दृष्टि कुछ नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। यहां ऐसे जातक अथवा जातिकाओं के
बड़े भाई बहन के संबंधों में परेशानी, बड़े भाई बहन का न होना, होने के बाद उनको कष्ट होना, लेकिन आर्थिक सुखों में वृद्धि होगी। तो जरा गौर करिएगा आप कि शनि और राहु की दृष्टि के कारण लाभ भाव विच्छेद की ओर जा रहा था, लाभ आने की स्थिति मुश्किल थी। मैंने एक सूत्र रखा कि गुरु वहां पर स्वगृही हैं, अतः लाभ की स्थिति आएगी विलंब और दिक्कत से। लेकिन शनिदेव की दृष्टि वृषभ लग्न के कुंडली में कारक होगी, यहां पर वो धन लाभ प्रदायक बनेंगे। फलस्वरूप राहु की दृष्टि पड़ने से लगभग 25% का या 30% का नुकसान, तब भी 70% धनागमन की स्थिति बनेगी। यानी यहां कारक होकर के भावनाश भी हो रहा है, तब भी लाभ की स्थिति बनेगी। अगला जो प्रश्न है वो पंकज अरोरा का है। इन्होंने पूछा है, धनु लग्न की कुंडली में लग्न में राहु, सप्तम भाव में सूर्य बुध तथा केतु और अष्टम भाव में गुरु शुक्र तथा मंगल, जीवन कैसा रहेगा? धनु लग्न की कुंडली में लग्न में राहु बैठे हैं साहब। लग्न में जब भी राहु होते हैं तो थोड़ा सा मन को भटकाने वाले होते हैं। अब जरा गौर से समझिए, देखिए पापग्रह के लिए आप जान लीजिए कि केंद्र अथवा त्रिकोण में पापग्रह अगर हों तो अपनी अशुभता कम करके शुभ प्रभाव में वृद्धि कर लेते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र कहता है कि लग्नगत राहु इस बात की सूचना है कि ऐसा जातक पूर्व जन्म में आत्महत्या करके, आत्महत्या इसने की थी, मृत्यु की प्राप्ति इसको आत्महत्या के द्वारा हुई थी। इस जन्म में राहु या केतु का लग्न में होना मन को भटकाने वाला होता है, मन में बहुत तरह तरह के भ्रामक विचार आते हैं। अब आपने कहा कि सप्तम भाव में सूर्य बुध तथा केतु बैठे हैं, तो सूर्य की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, लग्नगत राहु पर पड़ रही है, परंतु लग्नेश स्वयं अष्टम में चले गए हैं। तो लग्नेश के अष्टम में जाने से कुंडली कमजोर हो गई, अवयोग हुआ। अब अवयोग के कारण कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में भ्रामक स्थिति का बढ़ना, संघर्ष का बढ़ना, थोड़ी परेशानी। सूर्य की दृष्टि पड़ने से बहुत स्थिति मजबूत हो सकती थी, लेकिन देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि होती है, तुला राशि में सूर्य नीच के, यहाँ वो केतु के साथ बैठे हैं, राहु की दृष्टि से दृष्ट, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी, जीवन काल में संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी। लग्नेश को बलवान करने के लिए मंदिर में जाकर के दर्शन किया करिए। सुशील अग्रवाल ने पूछा है, सिंह लग्न में 8वें भाव का मालिक गुरु 12वें भाव में और 12वें भाव का मालिक चंद्रमा 8वें भाव में है, 6वें भाव में मंगल है, तो धन के लिए कैसा रहेगा? सिंह लग्न में 8वें भाव का मालिक गुरु 12वें भाव में और 12वें भाव का मालिक चंद्रमा 8वें भाव में, ये तो परिवर्तन योग हो गया। अगर लग्नेश आपके बलवान हैं तो ये परिवर्तन योग, और परिवर्तन में भी विपरीत राजयोग काफी अच्छी स्थिति में हो जाएगा, ये तो ठीक है। 6वें में मंगल है, तो धन के लिए कैसा रहेगा? अब देखा जाए तो मंगल का 6वें भाव में होना धन को लेकर के मुझे लगता नहीं कि कहीं कोई दिक्कत है। सिंह लग्न की कुंडली में देखा जाए तो बुध लाभेश और धनेश होते हैं, आपने उनका कहीं कोई जिक्र नहीं किया है कि उनकी स्थिति क्या है, आपने उन ग्रहों का जिक्र किया है। कई बार मैं आज ही अपने प्रश्नों को देख रहा था, इन तो बेतुके बेसिर पैर के पैर प्रश्न लोगों ने कर डाले थे। मैंने कई सारे सवालों को छाटा उसमें कि आप पूछना कुछ और चाहते हैं और बता कुछ और हैं। जैसे अब इसी प्रश्न को लीजिए, इसमें विपरीत योग है, ये बात ठीक है, जातक के लिए अच्छा है, अगर लग्नेश बनी है तो जातक को जीवन में सब मिल जाएगा। लेकिन आपका प्रश्न क्या था? धन से संबंधित। तो धन के स्वामी की चर्चा आपको करनी चाहिए ना, कि बुध की स्थिति कैसी है। बुध के बारे में जब आप मुझे बताएंगे तब न पता चलेगा कि कैसी स्थिति है बुध की और वो क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। चलिए प्रतीक जी के प्रश्न की ओर चलते हैं। इन्होंने पूछा है कि तुला लग्न में शुक्र 19 अंश पर वक्री होके सूर्य के साथ बैठे हैं, जिसे पूर्णिमा के चंद्र की दृष्टि है, मार्गदर्शन करें। तुला लग्न में शुक्र 19 अंश पर वक्री होकर के सूर्य के साथ बैठे हैं, जिसे पूर्णिमा के चंद्र की दृष्टि प्राप्त है। तो देखिए पूर्णिमा का चंद्रमा यहां दृष्टि तभी डाल सकता है जब वो सप्तम में हो। चंद्रमा को सप्तम में कारक माना गया है। हालांकि पुरुष की कुंडली में चंद्रमा को सप्तम में कारक नहीं माना गया। पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में स्त्री कारक ग्रह शुक्र और चंद्रमा दोनों बहुत अच्छा नहीं कहे जा सकते। ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो दाम्पत्य को तबाह करते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो आपने जैसा कहा कि लग्न में सूर्य और शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र का भी लग्न में होना ठीक है, और लग्न में सूर्य जो है अति विशिष्ट कारक माने जाते हैं। परंतु आपने जैसा कहा कि तुला लग्न में बैठे, तो तुला में सूर्य कैसे हो जाते हैं? नीच के। शुक्र के साथ होने के कारण उनका नीच भंग होगा, और शुक्र जो वहीं पर साथ साथ बैठे हुए हैं, भले वो वक्री ही क्यों न हो,
मालव्य योग का उन्होंने निर्माण किया है और शुक्र चंद्रमा का आमने सामने होना, पूर्णिमा का चंद्रमा है, गज केसरी योग है। तो ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि इसको बहुत खराब कहेंगे। हालांकि देखा जाए तो पूर्णिमा का चंद्रमा भी मन का भटकाव बहुत ज़्यादा करता है, दाम्पत्य में कलह की स्थिति उत्पन्न कराता है, लेकिन फिर भी जो आपने जितना पॉइंट आपके बताया गया आपके द्वारा, उसके हिसाब से स्थिति ठीक है। शर्मिला सिंह जी ने पूछा है, तुला लग्न और मंगल दूसरे स्थान पर, सूर्य राहु छठे स्थान पर, 12वें गुरु केतु, आय की स्थिति क्या होगी, क्या करें? तुला लग्न और मंगल दूसरे स्थान पर, तो तुला लग्न में मंगल धनेश होते हैं, धन भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति। सूर्य राहु आपका कहना है कि षष्ठ स्थान में बैठे हैं, तो सूर्य इस कुंडली में लाभेश होते हैं, लाभेश का जाकर के षष्ठ स्थान में बैठना, यहाँ पर राहु का षष्ठ में सूर्य के साथ होकर के 12वें को देखना, यहाँ पर शत्रुहंता योग बना। गुरु केतु का जाकर के धन के कारक गुरु का 12वें भाव में बैठना, व्यय की स्थिति बनी रहेगी। सबसे बढ़िया है ऋण लीजिए और ऋण लेकर के अपना धन बढ़ाइए। समझ में आई बात? लाभेश षष्ठ में बैठे हैं, देव गुरु बृहस्पति व्यय में। अब उचित यह है कि ऋण लिया जाए, ऋण लेकर के गाड़ी घर इत्यादि जो आप कर सकते हो किया जाए, और चूंकि आपको पैसा तो वैसे भी आपके पास टिकेगा नहीं, जाएगा ही जाएगा, तो इंटरेस्ट में जाए, उसके बदले आप एक जगह बड़ा अमाउंट पा जाइए और उस बड़े अमाउंट को इस्तेमाल कर लीजिए। तो ऋण लेकर के अपना विकास किया जाए। धर्मेंद्र कुमार ने पूछा है कि मिथुन लग्न की कुंडली में नीच का मंगल शनि के साथ है, ठीक है, और बुध सूर्य शुक्र 12वें भाव में, चंद्रमा गुरु केतु के साथ मेष में है, क्या अवयोग के दुष्प्रभाव को परिवर्तन योग कम कर पाएगा और क्या गुरु केंद्राधिपति दोष से मुक्त हैं? मिथुन लग्न की कुंडली में नीच का मंगल शनि के साथ है। नीच का मंगल अर्थात देखा जाए तो द्वितीय भाव में, धन भाव में। अब धन भाव में जाकर के मंगल बैठे हुए हैं शनि के साथ। इनका कहना है कि बुध सूर्य शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं, ठीक है, शुक्र का 12वें भाव में यहां पर होना। चंद्रमा गुरु केतु के साथ मेष में है, तो गुरु का मेष में होना, यहां पर केंद्राधिपति दोष तो बिल्कुल ही नहीं, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अवयोग की जो आप बात कह रहे हैं, लग्नेश का जाकर के 12वें भाव में होना, निसंदेह इससे थोड़ी परेशानी तो हो ही जाती है, लेकिन शुक्र के साथ वो बैठे हैं इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह के साथ। सो ऐसा जातक अगर जन्मस्थान से सदैव के लिए परदेश या विदेश चला जाए तो निसंदेह उसका जीवन भी ठीक होगा, परिवर्तन के कारण परिस्थिति भी बदलेगी और अवयोग का विशेष उसको दुष्प्रभाव भी नहीं झेलना होगा। कमला टाक जी ने पूछा है, तुला लग्न में सप्तमेश मंगल वक्री अवस्था में 6वें भाव में है, बुध की दृष्टि मंगल पर है, शुक्र 10वें भाव में है, मृत अवस्था में, वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है। तुला लग्न में सप्तमेश मंगल वक्र अवस्था में 6वें भाव में, पहला पॉइंट आपने बताया 6वें भाव में सप्तमेश का होना। दूसरा आपने कहा कि शुक्र भी 10वें भाव में है और वो भी मृत अवस्था में है। तो ये सारी स्थितियां तो आपने ठीक नहीं बताई है। इसके हिसाब से तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही, दाम्पत्य जीवन तो परेशानी में रहेगा ही रहेगा। मां भगवती गौरी की आराधना करिए, कई बार इसका कार्यक्रमों में मैंने जिक्र किया है। सफेद कनेर का पुष्प मां भगवती गौरी को जाकर के शुक्रवार के शुक्रवार अर्पित करिए और कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के शुक्रवार को कबूतरों को दीजिए, इससे दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानी समस्या कम होगी। प्रश्न पूनम चौधरी जी का है, इन्होंने पूछा है कि मकर लग्न में पराक्रम भाव में सूर्य शनि बुध शुक्र केतु, आपने बताया कि अष्टमेश जहां होते हैं वहां भाव हानि करते हैं, तो क्या इतने सारे ग्रहों के होने पर भी व्यक्ति के पराक्रम में कमी आएगी? पराक्रम भाव पर मंगल राहु चंद्र की दृष्टि भी है। मकर लग्न में पराक्रम भाव में सूर्य है। अच्छा, आपने सूर्य को जो कि अष्टमेश है बताया कि पराक्रम में है। आपको मैं बता दूं कि सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं होता है। फिर से याद कर लीजिए इस सूत्र को कि निसंदेह जन्म कुंडली में 6वें 8वें 12वें के स्वामी जहां बैठेंगे उस भाव को नुकसान पहुंचाएंगे, परंतु सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। फलस्वरूप वो कहीं भी अष्टमेश बनकर के बैठे हैं तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे उस भाव को। तो बाकी के जो ग्रह हैं तो ऑलरेडी पराक्रम को मजबूत करेंगे। चंद्र सिंह जी हैं, इनका प्रश्न है, मेष लग्न की कुंडली में गुरु अष्टम में और बुध आदित्य योग 12वें भाव में, तो क्या सूर्य का रत्नमाणिक्य धारण किया जा सकता है? मेष लग्न की कुंडली में गुरु अष्टम में और बुधादित्य योग 12वें भाव में,
देखिए साहब, एक बात आप समझ लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचमेश होते हैं, पंचमेश होकर के 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं, और गुरु जो कि इस लग्न के सर्वाधिक कारक ग्रहों में से एक है, भाग्येश हैं, जाकर के अष्टम में बैठे हैं। निसंदेह गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। मैं एक ही सलाह दूंगा, वैसे सूर्य 12वें में है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु रत्न धारण करने की जगह ज़्यादा बेहतर होगा कि आप सूर्य की आराधना करें, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य के मंत्र का जप करें। इससे कहीं ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा रत्न की अपेक्षा। तो मैं रत्न के पक्ष में कम हूं, आराधना के पक्ष में ज़्यादा। लक्ष्य शर्मा है, इन्होंने पूछा है कर्क लग्न में शुक्र राहु लग्न में, सूर्य बुध तृतीय में और मंगल 5वें में, गुरु चंद्र शनि 10वें में, धन की स्थिति कैसी होगी। कर्क लग्न में शुक्र राहु लग्न में है, ठीक है। तो देखा जाए तो कर्क लग्न में लाभेश होते हैं शुक्र। इनका कहना है कि लग्न में सूर्य बुध तृतीय में, अच्छी बात, सूर्य बुध का पराक्रम में जाकर के होना, धनेश का पराक्रम से संबंध बनना, बढ़िया स्थिति मानी जाएगी धनेश और व्ययेश का। अब आगे इन्होंने पूछा है कि कहा है कि सूर्य बुध तृतीय में, मंगल 5वें में, यह भी अच्छी स्थिति है, और गुरु चंद्र शनि 10वें में। यहां पर आपने जितने भी पॉइंट मुझे बताए हैं, ये तो धन की स्थिति को कोई चिंता में नहीं दिखा रहे हैं। धन की स्थिति लगभग ठीक ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लग्नेश की अगर हम बात करें तो लग्नेश गजकेसरी योग, हाँ निसंदेह शनि के साथ भी हैं, परंतु दशम में बैठे हैं, कर्म भाव में बैठे हैं। और यहां पर अगर देखा जाए तो धनेश का जाकर के कुंडली के पराक्रम से संबंध बना लेना, शुक्र का लग्न में होना, धन की स्थिति बहुत अच्छी है। आशुतोष जी हैं, इनका प्रश्न क्या है आइए देख लेते हैं। इन्होंने पूछा है तुला लग्न की कुंडली, शुक्र केतु तृतीय भाव में और गुरु शनि अष्टम में, क्या परिवर्तन योग कहलाएगा। शुक्र 3 डिग्री के, मंगल 12 भाव में 8 डिग्री, परिणाम सकारात्मक होगा या नकारात्मक। तुला लग्न की कुंडली और शुक्र केतु तृतीय भाव में और गुरु शनि अष्टम भाव में, क्या परिवर्तन योग कहलाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये परिवर्तन योग है, ये आयु वृद्धि कराने वाला कहलाता है। ऐसी स्थिति में जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि के क्षेत्रों में अगर रुचि ले तो उसको बेहद आसानी से सफलता मिलेगी। और आपने अब ये क्या लिखा है कि शुक्र 3 डिग्री, मंगल 12 भाव में 8 डिग्री, ठीक है, इसका कोई यहाँ मतलब नहीं, परिणाम अगर देखा जाए तो सकारात्मक मिलेगा। डॉक्टर निशांत सिंह जी का प्रश्न है, कन्या लग्न में प्रथम भाव में मंगल, चतुर्थ भाव में बुध और चंद्रमा की युति, दूसरे भाव में शुक्र और शनि की युति, तीसरे भाव में सूर्य गुरु और केतु की युति, क्या जीवन में कभी सुख नहीं होगा। क्या मोती स्वर्ण में और लाजवर्त पहन सकते हैं। अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है। सबसे पहले तो बता दूं कि आपको क्या जरूरत पड़ी है लाजवर्त पहनने की। राहु से कोई संबंध ऐसा बन नहीं रहा है, तो पहले तो राहु मैंने काट दिया लाजवर्त। मोती भी क्यों पहनेंगे आप, महादशा चंद्रमा की चल रही है तो मोती क्यों पहन लेंगे। जिस ग्रह की महादशा होगी तो उसी का रत्न थोड़ी पहना जाएगा, गलत है ये, तो दोनों रत्न मत पहने। अब कन्या लग्न की कुंडली में लग्न में ही मंगल का बैठना, सीधी सी बात है कि सर्वाधिक अकारक ग्रह है मिथुन और कन्या के लिए मंगल, वो लग्न में बैठे हैं तो जीवन काल में संघर्ष की स्थिति तो रहेगी। चतुर्थ भाव में आपका कहना है कि चतुर्थ भाव में बुध और चंद्रमा है, तो लग्नेश का जाकर के कुंडली के यहाँ चतुर्थ भाव में होना कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी कमजोर स्थिति। हालांकि 2 केंद्रों के स्वामी लग्नेश ही है तो केंद्राधिपति दोष में कमी तो आती है, परंतु है केंद्राधिपति दोष। दूसरे भाव में शुक्र और शनि की युति और तीसरे भाव में सूर्य गुरु और केतु। यहाँ पर सूर्य गुरु चलिए पराक्रम भाव में कम से कम अच्छी स्थिति है, केतु राहु का वहां संबंध भाग्य से बना हुआ है। परिश्रम करिए, जीवन में सुख होगा, संघर्ष बहुत ज्यादा होगा। लग्न में जब मंगल बैठे हो तो संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। सो एक ही मूल मंत्र है आपके लिए, संघर्ष, परिश्रम, पुरुषार्थ, अखंड पुरुषार्थ, तभी सफलता मिलेगी। और एक अगला प्रश्न जो है ये है राम जी ने पूछा है कि वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल 17 अंश 28 कला 7वें भाव में, शनि 4 अंश 28 कला 8वें भाव में और शुक्र 18 अंश 4 कला 10वें भाव में कैसी स्थिति है, कौन सा रत्न धारण करें। वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल 17 अंश 28 कला 7वें भाव में, शनि 4 अंश 28 कला 8वें भाव में और शुक्र 18 अंश 4 कला 10वें भाव में।
रत्न तो यहां पर कोई भी धारण करने की स्थिति नहीं, सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनिदेव है, अष्टम में है। हाँ, मैंने एक तर्क दिया था कि शनिदेव अगर कुंडली में कारक हो और अष्टम में हो तो एक बार नीलम धारण करके अवश्य देखिए, यहां नीलम भी बहुत फायदा करता है। तो आप चाहें तो आजमाने के लिए नीलम पहन सकते हैं। वैसे सामान्य परिस्थितियों में आपने जितना तर्क से समझाया है मुझे, उसके आधार पर आप बाकी शुक्र का रत्न तो पहन ही सकते हैं। कुलदीप यादव ने पूछा है, धनु लग्न की कुंडली में 9वें घर में शुक्र सिंह राशि में और 10वें घर में बृहस्पति और शनि कन्या राशि में, तो क्या परिणाम होगा। धनु लग्न की कुंडली में 9वें घर में शुक्र बैठे हैं जो कि सिंह राशि में हैं, और 10वें घर में बृहस्पति हैं और शनि कन्या राशि में, तो क्या परिणाम होगा। देखिए, देखा जाए तो धनु लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति दो केंद्रों के स्वामी होकर के जाकर के बैठे हैं कहां पर, तो कुंडली के 10वें भाव में, जो कन्या राशि बुध की राशि है। यहां पर अगर देखें तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं मुझे दिखाई पड़ती है। धनु लग्न में गुरु शुक्र जो जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं सिंह राशि में, वो इस लग्न में कारक नहीं होते। तो सीधी सी बात है, अकारक ग्रह जब भाग्य भाव में जाकर के बैठेगा तो भाग्य को कमजोर करेगा। शनि केंद्र में है, केंद्रगत शनि जीवन काल में हर चीज को विलंबित करेंगे। सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि होने के कारण दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी आएगी, पिता के साथ भी संबंधों में कमी आएगी, जीवन काल में उत्थान में भी थोड़ी कमी आएगी। अब सवाल उठता है कि सब कमी है, कुछ अच्छा है। हालांकि आपने जितने पॉइंट बताए हैं उसके आधार पर देखा जाए तो देव गुरु दो केंद्रों के स्वामी होकर के केंद्राधिपति दोष में है, परंतु केंद्र में है, और दो लग्नों केंद्रों के स्वामी भी हैं, लग्नेश हैं। तो लग्नेश होने के कारण कम से कम कुछ हद तक वो अपने रिजल्ट को बचाने का प्रयत्न तो करेंगे, क्योंकि दशम में वो कारक है। प्रवीण त्रिपाठी ने पूछा है, यदि लग्न कुंडली में 10वां भाव सुप्त हो और चंद्र कुंडली में 10वां भाव में मेष राशि के मंगल रुचक योग बना रहे हों, तो क्या रुचक योग का लाभ मिलेगा और 10वां भाव मजबूत होगा या कमजोर। साहब, इस प्रश्न का जवाब आप अगर मुझसे चाहते हैं तो यह प्रश्न का जवाब आपको खुद ढूंढना चाहिए। एक पॉइंट आपने बताया जहां 10वां भाव बेहद कमजोर है, दूसरा पॉइंट आपने बताया जहां 10वां भाव बेहद मजबूत है। अब एक काम करिए, आप अब तीसरे पॉइंट, क्योंकि अब यहां पर तो ये 50-50 हो गई, तो हम रिजल्ट कैसे निकालें। तो एक तीसरा पॉइंट है, वो है सूर्य कुंडली, जिसे हम सुदर्शन कुंडली कहते हैं। लग्न बीच में, चंद्रमा बाहरी घेरा और उससे ऊपर सूर्य कुंडली। अब आप सूर्य कुंडली का भी निर्माण कर लीजिए। सूर्य कुंडली का निर्माण करके देखिए कि 10वां भाव की स्थिति क्या है। अगर 10वां भाव सूर्य कुंडली में मजबूत दिख रहा है तब फिर 10वां भाव आपका ठीक है, रिजल्ट मिलेगा। और अगर सूर्य कुंडली में भी 10वां भाव की स्थिति खराब है, पीड़ित है, तो 10वां भाव कमजोर माना जाएगा चंद्र कुंडली में ठीक होने के बावजूद, या रिजल्ट में बेहद कमी। और अगला प्रश्न मधुस्मिता दहाल जी का है। इन्होंने पूछा है, मेष लग्न की कुंडली, लग्न में गुरुदेव शनि की युति, शनि वक्री गुरुदेव, गुरु शनि की युति है, शनि वक्री है और गुरुदेव 1 अंश 27 कला, सप्तम में शुक्र मृत है 5 अंश 42 कला। वैवाहिक जीवन कैसा होगा। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र सप्तम में मृत कैसे होगा 5 अंश 42 कला पर, ये तो बाल अवस्था का है, तुला राशि वहां होगी। तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखा जाए तो मेष लग्न की कुंडली में गुरुदेव लग्न में है सप्तमगत शुक्र पर, जो कि सप्तमेश है। शनि की दृष्टि का पड़ना दाम्पत्य जीवन में मतभेद होगा, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अतः विवाह विच्छेद नहीं होगा, मतभेद रहेगा। इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। प्रिय दर्शकों, ये टोटल 18 प्रश्न आज थे कार्यक्रम में। आप समझिए कि लगभग मेरे पास 60 के आसपास प्रश्न आए थे, लेकिन ज्यादातर प्रश्न बेसिर पैर के थे। मैं आप सभी दर्शकों को यह कार्यक्रम करते हुए काफी लंबा समय हो गया। मैं हमेशा कहा करता हूं कि प्रश्न ऐसा हो जिसका मतलब हो। बेमतलब के प्रश्न और बेमतलब के ग्रहों को ठूंस देना कि यहां यहां ये ग्रह बैठे हैं तो क्या होगा, और मैं क्या बता सकता हूं क्या होगा जब तक कुंडली न देखूं। मैं यहां पर कुंडली नहीं देख रहा आपकी, आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ज्योतिष जिज्ञासा का ये जो कार्यक्रम बनाया गया है, इसका एकमात्र उद्देश्य था कि कोई प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो रहा हो, कोई जिज्ञासा हो, तो उसकी मैं शांति करूं। नाम को तो कम से कम समझिए, जिज्ञासा। यहां यहां ग्रह बैठे हैं तो क्या होगा, यह क्या जिज्ञासा हुई। हां, जिज्ञासा तो बेतुकी कोई भी हो सकती है, लेकिन इतनी बेतुकी भी ठीक नहीं है। सो आप प्रश्न पूछिए, और जो प्रश्न पूछिए उससे संबंधित ग्रहों को भी ध्यान में रखिए। जैसा एक उदाहरण के लिए मैंने सवाल ले लिया था कि वो पूछ रहे थे कुछ और ग्रह का जिक्र किया था किसी और का, तो इसको जरा ध्यान में रखिए। उससे ये सवाल थोड़े और बढ़ सकते हैं। 60 सवाल में से 18 सवाल निकाल पाना
इसका मतलब है कि सवाल ऐसे हो रहे हैं जिसके जवाब देने लायक स्थिति नहीं होती। आपने सारे ग्रहों का नाम लिख दिया और कह दिया बताइए क्या होगा। अरे मैं कैसे बता सकता हूं क्या होगा जब तक कि मैं सारे पॉइंट कुंडली में न देख रहा हूं, दशा अंतर्दशा न देख रहा हूं। यहां सिर्फ जिज्ञासा की शांति जो सामान्य किसी प्रश्न को लेकर के उत्पन्न हुआ हो। प्रश्न पूछिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।